गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का टॉपिक करने जा रहे हैं जिसमें हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। देखिए, आपको अगर क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें से आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो आपको क्वेश्चन दिया होगा कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फ्रॉम कार्बन 9 14। इसमें से आपको क्वेश्चन दिया है। देखिए, ये निचली साइड जो होता है ये आपका एटॉमिक नंबर है और ये जो ऊपर है आपका ये एटॉमिक मास है। तो इसमें से आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करें तो एटॉमिक नंबर ये आप याद रखें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये फॉर्मूला यूज़ कर दे। तो देखिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो निकालने हैं आपको। एटॉमिक मास कितना हो गया आपका? 14 माइनस एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 9। ठीक है, 9 की जगह हम यहाँ पे 6 कर देते हैं क्योंकि एटॉमिक मास जो है वो 6 होता है। एटॉमिक नंबर जो 6 होता है कार्बन का, तो 6, तो 14 में से 6 गए 8, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हुए कार्बन में? 8। ठीक है, इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। अगर मैं आपको दूसरा बोल लूँ कि दूसरा यहाँ पर है नाइट्रोजन 7 और ये 15, तो एटॉमिक नंबर आपका 7 है और एटॉमिक मास कितना है? 15। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास यानी कि 15 माइनस एटॉमिक नंबर यानी कि 7, तो कितना आ जाएगा? 8 इसका आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 8 हो गए। तो इस तरह से आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है। उसी तरह से हम एक और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास आ गया है पोटेशियम 1940, इसका एटॉमिक मास, तो ये एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक मास। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास कितना है? 40 है और एटॉमिक नंबर कितना है? ये 19 है। ठीक है, 19, ये 19 है। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो वो आपका 21 इसका आंसर आ जाएगा। तो एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए आपके? इसके पोटेशियम के 21 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए। तो इस तरह से आपका जो है आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट की जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन दिया गया है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 21 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 19 है। ठीक है, तो कैलकुलेट करने को दिया है द एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। तो आपको एटॉमिक मास या मास नंबर कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना है? तो मास नंबर एटॉमिक नंबर के इक्वल, एटॉमिक मास के इक्वल होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको 21 न्यूट्रॉन्स दिए हुए प्लस 19 इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए या प्रोटॉन्स दिए हुए, तो 40। तो नंबर ऑफ मास नंबर कितना हो जाएगा इसका? 40। ठीक है, तो ये पोटेशियम के केस में होता है। तो आपको याद रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से आए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 21 दिए हुए हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 19 दिए हुए हैं और आपको बोला गया कि कैलकुलेट करो एटॉमिक मास, तो आपको दोनों को प्लस कर देना है। ठीक है, तो मास नंबर के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये हो जाता है। दोबारा से बताता हूँ, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस या फिर एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मैनी अनपेयर्ड
इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन Fe3 पॉजिटिव। तो आपको इस Fe3 पॉजिटिव में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। आपको देखिए ऑर्बिटल होते हैं ना हमारे इस तरह से, 4s में एक s में एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, d में आपके पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो हर एक ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स फिक्स होते हैं। तो जिसमें सिंगल होगा तो वो क्या होगा, अनपेयर्ड होगा। तो देखिए हमारे पास आयरन की दी हुई है, Fe3 पॉजिटिव में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताना है। तो हमें आयरन का सबसे पहले एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। तो देखिए इसमें 3 पॉजिटिव दिया हुआ है, तो जब 3 पॉजिटिव दिया होगा तो हम क्या करेंगे, 26 में से 3 घटा देते हैं तो 23 बचते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर 23 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। पहले 26 वाले की लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये 18 हो गया, 4s2 3d6, ठीक है, यही होता है। तो हम इसमें से 3 घटा देंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d5। हम सबसे पहले 4s में से घटाएंगे क्योंकि ये पहले आता है, और 3d5 में से 1, तो क्या हो गया, s में आपके पास 4s वाले में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आया, ठीक है। 3d वाले में 5 इलेक्ट्रॉन्स आए, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं Fe3 पॉजिटिव में। तो कितने हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं Fe3 पॉजिटिव में, ठीक है। अब कोई और सा देख लीजिए। जैसे आपके पास मैं एक बार एग्जांपल देख लेता हूँ किसी का। जैसे आपके पास चलिए खैर छोड़िए, आज इतना ही देखते हैं। तो अभी आपको एक क्वेश्चन और है कि अगर आपको स्फेरिकल नोड्स कैलकुलेट करने के लिए आए कहीं भी, तो आपको क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, n-l-1, ठीक है। जैसे आपको 4d ऑर्बिटल दिया है कि इसमें आपको स्फेरिकल नोड्स यूज़ करनी है, बतानी है कि कितनी स्फेरिकल नोड्स होगी, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो इसमें आपको n की वैल्यू पता होनी चाहिए। n की वैल्यू या तो 1 होती है या 2 होती है या फिर 3 होती है या 4 होती है। तो यहाँ पर क्या दिख रही है आपको, 4 दिख रही है। तो आपको 4 n की वैल्यू डालनी है, यानी कि 4 n की वैल्यू यहाँ पे आगे माइनस l की वैल्यू क्या होती है, l की वैल्यू होती है 4 n से 1 कम। जब आप क्वांटम नंबर्स पढ़ोगे तो n की वैल्यू जो होती है वो 1 2 3 4 होती है, और l की वैल्यू क्या होती है, वो कैलकुलेट की जाती है n-1 से। तो अगर n की वैल्यू 4 है तो उसमें 1 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगी l की वैल्यू। तो इसमें d के केस में 0 1 2 3 ये l की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये 0s के लिए, 1p के लिए, 2d के लिए और 3f के लिए। तो यहाँ पे d के लिए 2 वैल्यू यूज़ होती है और -1 उसका यूज़ होता है, ठीक है। तो 4 - 3 हो जाता है ये, 4 - 3 = 1। तो इसमें स्फेरिकल नोड्स कितनी हैं, एक ही है। अगर उसी तरह से आपको पूछा जाए कि 3s में स्फेरिकल नोड्स कैलकुलेट की जाए तो n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है, और उसी तरह से s की वैल्यू कितनी बताई मैंने यहाँ पे 0s की वैल्यू होती है, ठीक है। तो n की वैल्यू 3 माइनस s की वैल्यू 0 -1 क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा इसका। तो 2 इसमें स्फेरिकल नोड्स आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ कि आपको क्वांटम नंबर्स आने चाहिए, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने को आने चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको कैलकुलेट करने आने चाहिए, मास नंबर का आपको पता होना चाहिए, एटॉमिक मास का पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पूछा गया कि अनपेयर्ड मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन्स की जगह पैरामैग्नेटिक पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। तो आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है,
ठीक है। जितने ज़्यादा सिंगल कंपाउंड आएंगे उतना पैरामैग्नेटिक होगा, जितने ज़्यादा डबल इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसमें तो आपका जो उतना ज़्यादा डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।